नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन स्टडी पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए RRB NTPC 2020-21 में आए प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 24 लेकर आए हैं और यह पार्ट कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी होगा। ये जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए यह सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से 100% क्वेश्चन आने के चांस हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछली वीडियो को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी है तो जाकर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो मोटिवेशनल कोट्स क्या है? आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवा है। यह आपको सफल व्यक्ति बनाती है। क्या? आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवा है। यह आपको सफल व्यक्ति बनाती है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को हमेशा स्ट्रांग रखो। कभी अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग मत लाओ, अपने पर विश्वास रखो। कभी ये मत सोचो कि मेरे पे ये नहीं हो सकता, मेरे पे वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप हर चीज़ कर सकते हो। अगर सच में आपका सपना है कोई चीज़, लक्ष्य को हासिल करने का, तो अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से उसे अवश्य पूरा करोगे। क्योंकि कहा जाता है पॉजिटिविटी इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी अगर आप पॉजिटिव हो किसी चीज़ के लेके तो हमेशा आप सफल रहोगे। क्योंकि नेगेटिव फीलिंग जब हमारे दिमाग में आ जाती हैं तो हमारी अंदर की जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। जितनी हम नेगेटिव फीलिंग लाते हैं वो क्षमता को कम करती रहती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो और अपनी क्षमता को कभी मरने मत दो। तो चलो इसी जोश और उत्साह के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका नाम भारत ने विरोध किया है? वन बेल्ट वन रोड जो योजना है वो किस देश द्वारा चलाई गई है जिसका भारत ने अभी विरोध किया है? तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन ने वन बेल्ट वन रोड योजना चलाई थी। अच्छा, ये क्या थी? ये चीन द्वारा जो प्रायोजित योजना है, ये जिसमें पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप के जो जितने भी देश हैं उनको सड़कों रेल मार्गों से जोड़ना है। क्या था कि चीन ने एक जो ये वन बेल्ट वन रोड जो योजना चलाई थी, इसमें क्या था कि जो पुराना सिल्क रोड था उसके आधार पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप के जितने भी देश हैं उन्हें सड़कों रेल मार्गों से जोड़ना था। तो भारत ने विरोध जो किया था वो पीओके से गुजर रही थी सड़क। कौन सी? पीओके से गुजरने वाली चीन सिल्क रोड जो प्रोजेक्ट था उसका विरोध किया था किसने? भारत ने। और बीजिंग में हुए बेल्ट एंड रोड फोरम से बॉयकॉट भी किया था। किससे? बीजिंग में एक जो है क्या हुआ था, फोरम हुआ था बेल्ट एंड रोड फोरम, तो उससे भी किसने? भारत ने बॉयकॉट किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी उसका पहले क्या नाम था? ऑप्शन नंबर इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन नंबर बी राजीव आवास योजना, ऑप्शन नंबर सी शहरी आवास योजना या ऑप्शन नंबर डी जन आवास योजना। तो आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम था। अच्छा, ये इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1985 में शुरू की गई थी। कब? 1985 में। किसके द्वारा? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 1985 में शुरू की गई थी। कौन सी? इंदिरा आवास योजना। अच्छा, जो पीएम ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये मोदी द्वारा कब? जून 2015 में इसका नाम चेंज करके इसका नाम रखा था। यानी ये शुरू की गई थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये मोदी द्वारा कब शुरू की गई थी? तो ये जून 2015 में शुरू की गई थी। कब? जून 2015 में। जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है इसने। किसने? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसने 2022 तक शहरों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। अच्छा,
ये राजीव आवास योजना क्या है? तो ये राजीव आवास योजना जो है ये भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनसे मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपना घर का सपना जो है उसे पूरा कराने के लिए शुरू की गई थी। और ये कब की गई थी? तो ये 2 जून 2011 को, कब? 2 जून 2011 को कौन सी राजीव आवास योजना जो है, जो शहर में लोग झुग्गी और झोंपड़ियों में रह रहे हैं उनसे मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपना घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए शुरू की गई थी राजीव आवास योजना। और ये कब शुरू की गई थी? तो 2 जून 2011 को शुरू की गई थी ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। हैदराबाद जो है किसमें? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल है इसमें? तो एक दिल्ली शामिल है, कोलकाता शामिल है, मुंबई शामिल है और क्या है एक चेन्नई। कौन सा? एक चेन्नई ये स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 5846 किलोमीटर। अच्छा, स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश किस देश से होता है? जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज़्यादा जो विदेशी निवेश है वो किससे देश से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी USA, ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस या ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड। तो आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश होता है भारत में। कितना है? तो लगभग 8.30 अरब डॉलर। कितना? 8.30 अरब डॉलर सिंगापुर से। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे हमारा USA आ गया है। तो इसका कितना है? तो इसने 7.12 अरब डॉलर। और ऐसे ही फिर कौन सा? मॉरिशस। कौन सा? मॉरिशस। और जो विदेशी निवेश के आधार पर जो हमारी एक संस्था है, कौन सी? अंकटेड, UNCTAD, अंकटेड एक योजना है। इसके द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत केवें नंबर पे था? तो वो भारत था 9th नंबर पर। कितने पर? 9th नंबर पर। जो अंकटेड द्वारा जो जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत जो है 2019 में सबसे अधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में 9th नंबर पर था। कौन से पर? 9th नंबर पर था। अच्छा, सबसे पहले नंबर पर कौन है FDI प्राप्तकर्ता देशों में? तो वो है कौन सा? तो वो है चाइना। क्या? चाइना पहला देश है FDI प्राप्तकर्ता देशों में, पहले नंबर पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया के 3 स्टेट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक कौन है? तो इंडिया के 3 स्टेट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई या ऑप्शन नंबर डी के सिवान। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होमी जहांगीर भाभा। कौन? होमी जहांगीर भाभा। किसके? 3 स्टेज है ये। क्या? 3 स्टेज जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसके जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। कब किया था इन्होंने ये? तो ये 1950 में। कब? 1950 में। अच्छा, होमी जहांगीर भाभा को क्या और किस नाम से और जाना जाता है? तो इन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के नाम से जाना जाता है। किसके? भारतीय परमाणु ऊर्जा। क्या? भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसे? होमी जहांगीर भाभा को। अच्छा, इन्होंने जो ये इंडिया के 3 स्टेज है ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का जो चलाया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो दक्षिण भारत के समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो मोनोजाइट रेट में
यूरेनियम तथा जो थोरियम पाया जाता है उसका उपयोग करते हुए दीर्घ अवधि में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना था। क्या ऊर्जा क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बनाना था? किसके अंतर्गत? 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के अंतर्गत। अच्छा, के सिवान के बारे में बात करते हैं। तो के सिवान कौन है? तो ये के सिवान हमारे इसरो के चेयरमैन हैं। कौन? के सिवान इसरो के चेयरमैन हैं। कौन? के सिवान इसरो के चेयरमैन हैं। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम को की बात करें तो एपीजे जो अब्दुल कलाम है इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इन्हें। क्यों जाना जाता है इन्हें मिसाइल मैन के नाम से? तो इन्होंने भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया था। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम के जनक हैं वो कौन है? तो वो हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर बी के सिवान, या ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम, या ऑप्शन नंबर डी विक्रम साराभाई। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। कौन? विक्रम साराभाई। अच्छा, होमी जहांगीर भाभा के बारे में अभी बात की थी। तो ये इन्होंने क्या चलाया था? इन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना की थी। और क्या क्या था? ये भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक भी कहे जाते हैं। अच्छा, के सिवान, तो के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर सी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या होगा हमारा? रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। अच्छा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसका एब्रिविएशन रूप है इसको कहते हैं एफटीपी। क्या? एफटीपी इनकी फुल फॉर्म आ जाती है कि एफटीपी की फुल फॉर्म तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो ये है एचटीटीपी। तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है एचटीटीपी की फुल फॉर्म तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल तो इसकी क्या है? इसकी IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका एब्रिविएशन रूप है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो ऑप्शन नंबर ए 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, या 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आंसर क्या होगा हमारा? 28 अक्टूबर तक भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, 28 जो राज्य हैं और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वह एक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। और कौन सा है? एक चंडीगढ़ है, और एक दमन एंड दीप एंड और कौन सा है? दमन एंड दीप और दादरा एवं नागर हवेली। ये एक हो गए थे। कब? ये 26 जनवरी 2020 को दमनदीप और दादरा एंड नागर हवेली को एक कर दिया गया था। तो 26 जनवरी 2020 को। और चौथा कौन सा है? वो है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। और क्या है? एक है पुद्दुचेरी। क्या? पुद्दुचेरी। और क्या है? एक है लक्षद्वीप, और एक जम्मू कश्मीर JNK, और एक है लद्दाख। क्या? लद्दाख। तो कितने फिलहाल? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक क्वेश्चन RRB NTPC में कई बार पूछा गया था।
तो ध्यान रखना है इसे। इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1969, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1963 या ऑप्शन नंबर डी 1962। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1962। इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, जिसे इनको स्पार के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेशनल क्या है इसकी फुल फॉर्म? द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। क्या? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च किसका? इनको स्पार का फुल फॉर्म है। अच्छा, जो इनको स्पार को जो शुरू किसने किया था? तो इन्हें विक्रम साराभाई के द्वारा इसे शुरू किया गया था। किसके? विक्रम साराभाई के द्वारा इसे शुरू किया गया था। किसे? इनको स्पार को। अच्छा, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। उसके चेयरमैन कौन है? तो उसके चेयरमैन है के शिवान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है निम्न में से? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक राज्य की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती। राजस्थान की भी मिलती है, गुजरात की मिलती है, पंजाब की मिलती है और एक हमारी यूटी है क्या? जम्मू एंड कश्मीर JNK, इसकी भी सीमा पाकिस्तान से लगती है। अच्छा, पाकिस्तान से जो कितनी सीमा लगती है भारत की? तो वो है 3323 किलोमीटर लगभग। कितनी? 3323 किलोमीटर के लगभग। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या? रेड क्लिफ लाइन। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, भारत की जो सीमाएं हैं वो किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। क्या? बांग्लादेश के साथ। कितनी? वो है लगभग 4096 किलोमीटर। कितनी? लगभग 4096 किलोमीटर। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य मिलते हैं? तो वो जैसे असम है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ये 5 राज्य जो है किसके साथ मिलते हैं? ये बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन नंबर डी अरुण जेटली। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल। किसका? ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल द्वारा 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट पेश किया था। जिसे ये जो 1 फरवरी 2019 को पेश किया गया था बजट, ये अंतरिम बजट था। कौन सा? अंतरिम बजट था ये। तब जो है हमारे जो वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली थे, तो इनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से पीयूष गोयल ने जो है अंतरिम बजट को पेश किया था। अच्छा, जो पीयूष गोयल हैं वो फिलहाल कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो ये जो है रेल मंत्री हैं और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं। क्या? वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं। कौन? पीयूष गोयल। अच्छा, राजनाथ सिंह कौन है? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के हैं। रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह। यानी और निर्मला सीतारमण तो ये हमारी कौन है? तो ये हमारी कौन? वित्त मंत्री। कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को संभाल रहे हैं। राजनाथ सिंह कौन है? तो वो हैं हमारे कौन? रक्षा मंत्री। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो केंद्रीय जो बजट है वो किसने पेश किया था? तो सबसे ज़्यादा जो बजट हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन? मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज़्यादा बजट जो पेश किया है वो कितनी बार? 10 बार ये बजट पेश कर चुके हैं। किया था इन्होंने। किसने? मोरारजी देसाई ने। पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। कितनी बार? 10 बार। अच्छा, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था? तो वो थे हमारे वित्त मंत्री। कौन?
आर के कौन? आर के षटमुखम चेट्टी कौन? आर के षटमुखम चेट्टी। आर के षटमुखम जो चेट्टी हैं, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे जब संविधान बना था? तो ऑप्शन नंबर ए 395, ऑप्शन नंबर बी 399, या ऑप्शन नंबर सी 305, या ऑप्शन नंबर डी 470। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 395। जब हमारा संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे। और भाग कितने थे? तो भाग कितने थे हमारे? 22 भाग थे। क्या कितने? 22 भाग थे। और 8 अनुसूची थी। कितनी? 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी। कब? जब हमारा संविधान बना था। अच्छा, वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में 470। कितने? 470 तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं, और 25 भाग हैं। कितने? 25 तो भाग हैं फिलहाल, जो 25 भागों में बटे हुए हैं ये 470 आर्टिकल, और 12 जो है हमारी क्या हैं? तो 12 हमारी अनुसूची हैं। कितनी? 12। अच्छा, 12 फिलहाल अनुसूची हैं, और 470 आर्टिकल, और 25 कितने भागों में बटा हुआ है। अच्छा, हमारा लास्ट जो क्या है? हमारा जो लास्ट क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। तो वो कौन सा संशोधन हुआ है? वो 104वां संशोधन हुआ है। लास्ट 104 संशोधन हो चुके हैं अब तक जब से संविधान बना था। तो जो 104वां जो संविधान संशोधन है हमारा, तो वो क्या है? वो वो क्या है हमारा? SC एंड ST के आरक्षण से संबंधित था। SC एंड ST के आरक्षण से संबंधित क्या था हमारा? जो 104वां जो लास्ट संविधान संशोधन है वो था। जो ये प्रावधान है ये क्या था? ये जो प्रावधान है ये संविधान लागू होने के बाद 70 वर्ष की अवधि तक के लिए लागू किया गया था। कौन सा? SC ST आरक्षण। और ये 25 जनवरी 2020 को ख़त्म हो रहा था। कब? 25 जनवरी 2020 को ये ख़त्म हो रहा था। कौन सा? SC ST आरक्षण। लेकिन क्या किया कि 104वां संशोधन किया, और ये जो है 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। कब तक? 25 जनवरी 2030 तक ये 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कुल सदस्य संख्या का 10%, ऑप्शन नंबर बी कुल सदस्य संख्या का 15%, या ऑप्शन नंबर सी कुल सदस्य संख्या का 20%, या ऑप्शन नंबर डी कुल सदस्य संख्या का 12%। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुल सदस्य संख्या का 15%। कितना? कुल सदस्य संख्या का 15%। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कुल सदस्य संख्या का 15% राष्ट्रपति सहित, PM सहित, किसके? प्रधानमंत्री सहित कितने हो सकते हैं? कुल सदस्य संख्या का 15%। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संवेग का सूत्र क्या है? तो संवेग का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान गुणा वेग, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान गुणा त्वरण, ऑप्शन नंबर सी बल गुणा विस्थापन, या ऑप्शन नंबर डी वेग परिवर्तन बट्टे समय। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान गुणा वेग। क्या? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान गुणा वेग ये संवेग का क्या है? सूत्र है। अच्छा, द्रव्यमान गुणा त्वरण ये किसका है? तो ये हमारा किसका है? ये हमारा बल का है। बल यानी F बराबर क्या होता है? ma। तो m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है? हमारा त्वरण। अच्छा, बल गुणा विस्थापन ये किसका है? तो ये बल गुणा विस्थापन हमारा कार्य का है। किसका? कार्य का है। तो ये क्या होता है? W बराबर F × D कार्य का क्या? बल गुणा विस्थापन। अच्छा, वेग परिवर्तन बट्टे समय तो ये हमारा किसका है? तो ये हमारा त्वरण का है। किसका? त्वरण का है। ये किसका? त्वरण का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और आज का आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2009, या ऑप्शन नंबर डी 2015। तो आंसर क्या होगा हमारा? जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसकी स्थापना ऑप्शन नंबर बी 2005 में हुई थी। कब? 12 अप्रैल 2005 में। किसकी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की।
अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का? तो इसका उद्देश्य था बाल मृत्यु दर में कटौती करना और उसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना। कितने पर? प्रति 1000 जो जीवित जन्म है उसमें से उस पर 30 से नीचे लाना। क्या? किसको? बाल मृत्यु दर को। और क्या? जो कुल प्रजनन अनुपात है उसको 2012 तक 2.1% तक लाना। किसने तक? 2.1 तक लाना। किसने तक? 2.1 तक लाना। किसको? 2012 तक कुल प्रजनन अनुपात को। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये सबसे पहले 7 वर्ष के लिए शुरू किया गया था। कितने तक? 7 वर्ष के लिए, 2005 से 2012 तक। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।